केमिस्ट्री जो है बच्चों, एएस केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ये हमारे पास 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो इसका है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, और दूसरा सेक्शन जो इसका है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और तीसरा सेक्शन जो इसका है बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की फॉर्म में अगर हम इसकी बात कर लें तो ये टोटल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो बनते हैं 18 चैप्टर्स हैं, जो कि काफी कंसिडरेबल नंबर है। अगर हम बायो की बात करें ऑन दी अदर हैंड तो ओनली 11 चैप्टर्स, बट केमिस्ट्री में हम देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स काफी ज्यादा नजर आते हैं, जो कि है भी ज्यादा। ठीक है, 18 चैप्टर्स हैं। अब अगर इस सिलेबस ब्रेकडाउन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक का के जो टॉपिक्स हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो नजर आ जाएगा कि 18 टॉपिक्स में से आधे नंबर ऑफ चैप्टर्स फिजिकल के हैं, यानी लेंथ में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। दूसरे नंबर पर जब हम आ जाते हैं तो सेक्शन आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि है चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 13 तक। तो इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 4 चैप्टर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, 10, 11, 12, 13, ये 4 चैप्टर्स आ जाते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक में, तो चैप्टर नंबर 14 से चैप्टर नंबर 18 ये पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो यहां हमारे पास है 9 चैप्टर्स, यहां हमारे पास हैं 4 चैप्टर्स, और यहां हमारे पास है 5 चैप्टर्स। ठीक है जी। अब अगर एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो सबसे बड़ी है उसमें डिफिकल्ट या कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर सारे नहीं है, बल्कि कुछ बहुत आसान चैप्टर्स भी हैं और कुछ अलबत्ता बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स भी हैं। और केमिस्ट्री फिर वही बात है, कोशिश आप सबने करनी है लाइव क्लास में पढ़ें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अगर आपने पढ़ा है और रिवीजन करनी है ना फिर तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है और डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे बच्चे फिर वो बात नहीं आएगी जो कि लाइव पढ़ने में आती है, क्योंकि लाइव में आप जो जो सवाल हैं वो साथ साथ पूछते चले जाते हैं। तो बहरहाल फिजिकल केमिस्ट्री सबसे बड़ा सेक्शन है जो आपको नजर आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे छोटा सेक्शन है, और ऑर्गेनिक थोड़ा सा बड़ा है। ऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेटेड, अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन को समझा जाए तो ऑर्गेनिक का जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा उस वक्त जब आप इस पर सीरियस ना हो, वरना तो आसान है। टूवर्ड्स द एंड बच्चे हमेशा मैंने देखा है यही दुआ करते हैं कि ऑर्गेनिक से ज्यादा सवाल आ जाएं, ऑर्गेनिक से ज्यादा सवाल आ जाएं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक जब समझ आ जाएगी फिर आपको ये काफी आसान लगेगा। अब थोड़ा सा जल्दी से पेपर पैटर्न भी इसी के साथ डिस्कस कर दूं और उसकी डिवीजन भी समझा दूं, फिजिकल और उसकी। तो पेपर पैटर्न में आपको मालूम है कि अब इस साल से प्रैक्टिकल की एग्जाम्पशंस खत्म हो जाएंगी, अभी तक की तो नॉलेज इंफॉर्मेशन यही है। तो आपके पास केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या अल्लाह भला करे आपके पास फिजिक्स हो, तीनों के अंदर जो है ना वो आपके पास अब 3 पेपर्स में आप अपेयर होने होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। तो हमारे पास है पेपर 1, फिर है हमारे पास पेपर 2, और फिर है हमारे पास पेपर 3। ठीक है जी। अब पेपर 1 जो हमारा है वो अल्लाह भला करे आप सबका, ये पेपर है भाई साहब एमसीक्यूज का। ठीक है, ये पेपर है एमसीक्यू वाला पेपर, जो कि 40 क्वेश्चंस पर बेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एएस में किया, सॉरी ओ लेवल्स में किया था। ओ लेवल्स में था 40 एमसीक्यू का एक पेपर था। फर्क ये है कि यहाँ पर वो 40 एमसीक्यूज 2 हिस्सों में डिवाइड होकर आते हैं, 1 to 30 ये सेक्शन ए होता है आपका, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 31 to 40
ये आपका सेक्शन बी होता है, और दोनों में फर्क होता है वो जब हम पेपर पैटर्न तक जाएंगे तो हम फिर वहां पर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर दो सेक्शंस में पेपर आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पेपर टू में जब चले जाते हैं तो पेपर टू आपका जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, थ्योरी क्वेश्चंस है, और ये पेपर काफी आसान होता है। मेरे हमेशा से मैंने कहा है कि जो है ना केमिस्ट्री का पेपर टू हमेशा आसान होता है। शुरू में जरूर मुश्किल लग सकता है, बट वंस आप टॉपिक्स को ग्रिप कर लें तो केमिस्ट्री का पेपर टू आसान कंपोनेंट होता है। पेपर वन मुश्किल होता है क्योंकि पेपर वन में हर क्वेश्चन एक डिफरेंट अप्रोच से हो रहा होता है। पेपर टू में अगर आपकी अप्रोच बन गई तो एक क्वेश्चन आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। 60 मार्क का ये पेपर होता है जिसमें आमतौर से 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। और 4 to 5 क्वेश्चंस की डिवीजन क्या है ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको सिलेबस की तैयारी करते हुए अंदाजा हो कि पहले दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हैं ये आ जाते हैं आपके, अल्लाह भला करे, फिजिकल केमिस्ट्री से। दो क्वेश्चंस हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री से आ जाते हैं। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इनऑर्गेनिक का होता है, जो दूसरा सेक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑर्गेनिक का होता है। ठीक है। अच्छा, बाज दफा ये भी देखा है हमने कि 3 और 4 दोनों इनऑर्गेनिक के आ गए और 5 जो है वो ऑर्गेनिक का आ गया, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऐसा नजर नहीं आया, बल्कि ज्यादातर हमें देखने में आया कि जनाब इनऑर्गेनिक का एक सवाल आ रहा है, उससे पहले फिजिकल के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऑर्गेनिक के भी 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ऐसा होना ज्यादा बेहतर भी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअली भी इनऑर्गेनिक उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है या डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। तो उससे अगर एक सवाल भी आ रहा है ठीक है, अगर एक से ज्यादा आ जाता है तब भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन केमिस्ट्री का ये पेपर टू काफी छोटा होता है, 60 मार्क्स का, आसानी से हो जाता है और इजी कंपोनेंट होता है। उसके बाद पेपर 3 पर आ जाएं तो पेपर 3 जो है बच्चों ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब इसकी एग्जाम्शन नहीं होगी, अब तक आपको मालूम था कि एग्जाम्शन पे चल रहे थे, ठीक है ना। अब इसकी जो है ना वो एग्जाम्शन का चांस नहीं है, और कैम्ब्रिज के अब तक की नोटिफिकेशन के हिसाब से भी ये एग्जाम्शंस नहीं होंगी, बल्कि आपको पेपर में जाकर अपेयर होना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में इसके बारे में तफसीलात आपको, जब आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम की तफसीलात आपको स्कूल में दी जाएंगी, और अगर आप प्राइवेट हैं तो फिर मेरा मशवरा है कि ऑनलाइन तो मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करा सकता, तो फिर ये है कि आप या तो फिजिकली विजिट करें, अगर आप कराची में रहते हैं जहां भी हम अवेलेबल हैं, और वहां पर प्रैक्टिकल सेशंस में अटेंड करें जब प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो एग्जाम से पहले। और अगर आप दूर रहते हैं तो फिर आपके इलाके में जो एकेडमी है, जो भी ऐसी कोई जगह अवेलेबल है तो वो करें। अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर हमने पहले ये प्रैक्टिस भी की है कि जो बच्चा हम तक आ ही नहीं सकता और उसके इलाके में भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम फिर प्रैक्टिकल जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज देते हैं, जो कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। लेकिन अगेन आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, तो परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि या तो आप हमारे पास आ जाएं या फिर आप जो है वो जहां भी आपकी इलाके में जगह अवेलेबल है वहां चले जाएं। स्कूल वालों के लिए मसला ही नहीं है क्योंकि स्कूल वाले बच्चे तो स्कूल में करते ही हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा मुख्तसर सा पेपर पैटर्न के ऊपर बात। और उसके अलावा उससे पहले जो हमने बात की थी वो थी हमारे सिलेबस कंटेंट के ऊपर बात। ठीक है जी। अब आ जाए, मैं आपकी जो है ना वो लेके चलता हूँ सिलेबस कंटेंट में, वो जो मैं दिखा रहा था आपको इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। अगर आपको नजर आ रही है बेटा नई स्लाइड, एएस लेवल सब्जेक्ट कंटेंट नजर आ रहा है सबको? जी सर। ओके भाई, और आवाजें क्यों नहीं आ रही है? एक लड़के की आवाज आ रही है बस। मुआज किधर चले गए? वो राबेल, राहीला, अरे राहीला, जी सर। शकील, माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या हबीबी। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? हाँ, यस, आई एम वेरी हैप्पी। भाई आप हमेशा ही लेट आती हैं क्लास में, हैं भाई? बस मैं लेट ना हो जाऊं कहीं आगे नाम के आगे लेट ना लग जाए। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह करे, इतना जल्दी तो नहीं होगा। अल्लाह ने लंबी उम्र रखी है मैं अक्सर बोलता हूँ, आप दोबारा बोलना अच्छा नहीं लग रहा पहली क्लास में। खैर, तो वो भाई ऐसा है कि वो असल में केमिस्ट्री में जो ना अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू हो जाएगी अल्लाह ना करे तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये अक्टूबर नवंबर के लिए बड़ा गोली की तरह जाएंगे, तो 5-7 मिनट भी बड़े हाँ इंपॉर्टेंट होंगे। और वो हाँ, मुझे एक्चुअली गोलियां ही चाहिए, इसलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वक्त पे होंगे, क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री रादर देन बायोलॉजी मैं भी बहुत बायोलॉजी में मेरी जान जाती है, लेकिन केमिस्ट्री में मुझे बहुत मजा आता है। और अभी मैंने आपका जितना भी सुना है, इट्स रियली वेरी क्लियर टू मी
कि सेक्शन वाइज पेपर वाइज बहुत अच्छा सा, मतलब अगर बच्चे ये समझ लें ना तो पेपर करना इनके लिए बड़ा अच्छा आसान हो जाएगा, बड़े अच्छा वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। नहीं अभी अभी थैंक यू बड़ी सो वेरी इंपॉर्टेंट मच चीज आ डॉक्टर रही है नूर। जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब सुनिए जरा, अब ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है ना मेरे बच्चों, इसमें जरा तवज्जो रखिएगा कि इसमें देखें आपको चैप्टर नंबर 1 नजर आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जाने दो जाने दो जाने दो, से मेरा ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, जहां फोकस करने वाले एरियाज है ना उनकी बात कर रहा हूं। देखो बच्चे, ग्रेड जो आएगा ना, वो ग्रेड जो चेंज होगा आपका बी से डी या डी से ए, वो होगा जिन टॉपिक से वो ग्रेड चेंज होगा ना, वो आपने नोट करना है। अनफॉर्चुनेटली वन नोट पे मैंने इस स्लाइड को लगाना था, लेकिन वो एज यूजुअल काम नहीं कर रहा। एडोबी पे खोला हुआ है मैंने, इसमें मैं एडिट नहीं कर सकता, मार्क नहीं कर सकता, मैं ट्राई करता हूँ मार्क करने का, तो अगर नहीं तो फिर मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। बेटा पहला टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 में से आपने ना दिमाग में घोलना है ना, ये अपने पास ना आपने लिख लेना है ये टॉपिक, ताकि ये टॉपिक ऐसे हो कि आप बगैर रिवीजन के इसका कोई भी सवाल कर सकते हो। पहला टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 से आपको तगड़ा आना चाहिए ना, वो ये है 1.3, टॉपिक 1.3। आप भले उसके बाकी आउटकम्स नहीं लिखे, मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा, वो मसला नहीं है, आप सिर्फ टॉपिक 1.3 मेंशन कर लें, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत तगड़ा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और ये पता होगा तो असल में जो एग्जाम में पहला जो गेम चेंजर है ना, वो ये टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बगैर रिवीजन के एनी टाइम आना चाहिए। इसके जितने केसेस भी हम करेंगे, जितनी भी इसके अंदर ट्रेंड्स करेंगे, जितने भी एक्सेप्शंस करेंगे, जितने ग्राफ करेंगे, वो सब आपको बगैर रिवीजन के आने चाहिए। चाहे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो उस वक्त भी जहन में हो, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो उस वक्त भी जहन में हो। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का सबसे अहम टॉपिक। देखो ऐसा नहीं कि बाकी गैर है, बाकी सीधे सीधे हैं, मैं एक लेक्चर में समझाऊंगा बस जान छूट जाएगी, ये भी समझ आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि इनके ऊपर ना जरा फोकस करने, यानी ये आप कैसे जहन में रखोगे कि जैसे सर चाह रहे थे वैसे आ गया, कि जब आपको रिविजन ना करना पड़े इसका। यानी अगर मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री करा रहा हूं और वो आपको जो है ना रिवीजन करनी पड़ रही है, चलेगा, वो आप कर लोगे, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप रिस्क नहीं ले सकते, ये आपको एनी टाइम दिमाग में होने चाहिए। और इसीलिए जब ये टॉपिक चल रहे होंगे तो इनके ऊपर ज्यादा मैं चिल्लाऊंगा भी, और ज्यादा काम भी मिलेगा, और वो काम करना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है ना उसके जो है वो जब टेस्ट वेस्ट होगा तो टेस्ट में भी पता चल जाएगा कि आपको कितना आया नहीं। तो आप अपना आपका स्केल क्या है कि आपको बगैर रिवीजन के टॉपिक अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है आप सर की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का ये टॉपिक, आगे चलते हैं, जान दो। टॉपिक 2 आ गया। टॉपिक 2 बिल्कुल हलवा टॉपिक है। मोल्स, जिन लोगों को ओ लेवल से मुश्किल लगते हैं उनके लिए होगा। ए लेवल में मोल्स मुश्किल नहीं है, ओ लेवल वाला ही है, तो एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए मोल्स को मैं एएस में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, ये बहुत आसान टॉपिक है। आगे चलते हैं, फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3, केमिकल बॉन्डिंग। ये है हमारा एक और ऐसा चैप्टर जो कि गेम चेंजर है। आपको अगर बॉन्डिंग नहीं आती, तो जो बच्चे पिछले सालों में पढ़ चुके हैं उनको मालूम है कि बॉन्डिंग थियोरेटिकली, देखो ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का वो वाहिद चैप्टर है जो थियोरेटिकल है पूरा का पूरा, और सारा का सारा चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 3.1 सारा का सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और अगेन फिर वही बेटा, अपने आप को मेजर कैसे करना है भाई राबेल, कि आप बगैर रिवीजन के अगर बता सकती है ना। अब देखो ये अगर मई जून सेशन होता ना तो मुझे टेंशन नहीं होती, अभी मुझे टेंशन ज्यादा क्यों है कि टाइम कम है, अक्टूबर नवंबर का एग्जाम तुमने देना है। और मैं फिर बता दूं, अगर तुम्हें लगे कि टाइम तुम ज्यादा लगा के अच्छा रिजल्ट ले सकते हो तो भले से इसको आगे कर लो, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो बेटा कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने एंड से सुस्ती दिखाएं। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत तगड़ा आपको आना चाहिए। और ये सारा का सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, डायग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बॉन्डिंग्स के रीजनिंग्स हैं।
अच्छा, उसके बाद आ जाए एनर्जेटिक, यानी अगर आप अपने ऊपर अपने पास फिजिकल को मार्क कर रहे हैं ना, तो फिजिकल में जो टॉपिक नंबर 1 जो बहुत तगड़ा आना है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का हो गया, जिसको पढ़ने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्बिटल वाला टॉपिक आना चाहिए। उसके बाद जो पूरा का पूरा टॉपिक आपको सबसे तगड़ा आना चाहिए वो है बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग में आपको बहुत ज्यादा बावजूद इसके कि हम रश में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझाऊंगा ताकि बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में कोई मसला ना रहे। उसके बाद आ जाए एनर्जेटिक्स, ये अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मैथमेटिकल चैप्टर है, सारा सारा का सारा इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, और ये गेम चेंजर। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, और उनमें से एक एनर्जेटिक्स है। जब भी कोई बच्चा हमें साल के दरमियान में ज्वाइन करता है, या जो आप में से इस वक्त क्लास ले रहे हैं, अगर बोल सकते हैं, अल्लाह ने जबान दी है, तो अग्री करेंगे आप कि ये टॉपिक्स अगर आपने पिछले सालों में स्कूल में पढ़े थे या पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो बॉन्डिंग है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, और इसी तरह ये एनर्जेटिक्स का टॉपिक है। यही वो टॉपिक है जहां पर आपको कंफ्यूजन होती हैं, यही वो टॉपिक है जहां पर आप घबराते हैं, यही वो टॉपिक्स हैं जहां आपसे गलती होती है, यही वो टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से आप डर जाते हैं और आपको केमिस्ट्री से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और अल्लाह के भरोसे कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह यही वो टॉपिक्स होंगे जो अब आपको सबसे अच्छे आते होंगे, क्योंकि हमारी ज्यादा मेहनत इन्हीं टॉपिक्स पर है, बाकी तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये एक आसान चैप्टर है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है, बिल्कुल इजी है, 2 दिन की क्लास में खत्म हो जाएगा, ये इजी है। उसके बाद आ गया इक्विलिब्रिया, ये फिजिकल का लास्ट चैप्टर है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुश्किल भी बच्चे इसको समझते हैं, खासतौर पर इसके न्यूमेरिकल्स। देखो जो बॉन्डिंग का चैप्टर था ना, वो सारा थ्योरी है, सारा थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो एनर्जेटिक्स अभी आया था वो आपका सारा मैथमेटिकल है। इक्विलिब्रिया इज अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, इसमें थ्योरी का पार्ट भी है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। थ्योरेटिकली भी बच्चों को कुछ मसले होते हैं इस चैप्टर में, लेकिन असल मसले इसमें भी न्यूमेरिकल्स में होते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लगते हैं बच्चों को, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल लगते हैं, और एग्जाम में बच्चे अक्सर और बेशतर ये न्यूमेरिकल्स गलत ही करते हैं, ठीक है जी। तो ये चैप्टर आपने अपने पास मार्क करना है, यानी जब हम इन चैप्टर्स पर पहुंचेंगे तो आपने बिल्कुल जो है ना 110% इनपुट डालना है और साथ साथ इसको करते जाना है। उसके बाद फिर चैप्टर आ जाएगा, ये वही चैप्टर 7 चल रहा है, रिएक्शन काइनेटिक्स का, अल्लाह भला करे आपका, रिएक्शन काइनेटिक्स का पार्ट आ जाएगा। ये भी एक आसान चैप्टर है, बल्कि हम अपनी जो सिलेबस की शुरुआत है वो यहीं से करेंगे, एक क्योंकि ओ लेवल से कनेक्ट करना, मैं इस वक्त आपको यही सोचकर पढ़ा रहा हूं कि आप पीछे सब कुछ भूले हुए हैं। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है तो वो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम रिएक्शन काइनेटिक्स से। ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इस छोटे से चैप्टर में एक आध पार्ट ऐसा है जो कि एग्जाम में बाज़ दफा आपको फंसा देता है, ठीक है जी। तो ये एक छोटा चैप्टर लेकिन इजी चैप्टर है। तो आप फिजिकल के सेक्शन में आपने जो मार्क किए होंगे ना टॉपिक, वो 4 होने चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स और इक्विलिब्रिया। ये 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इक्विलिब्रिया इस लिहाज से डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इक्विलिब्रिया का एक हाफ है जो अभी आप पढ़ते हैं एएस में, इक्विलिब्रिया का सेकेंड हाफ आता है ए2 में, और वो उसी वक्त समझ में आएगा जब फर्स्ट हाफ आपके जहन में होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रिया इस लिहाज से जो टॉपिक था ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए2 के अंदर भी इक्विलिब्रिया पूछा जाता है, ठीक है, और इक्विलिब्रिया का सेकेंड हाफ ए2 में मौजूद। अब आ जाएं, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि बस इसको तरीके से पढ़ना है। ये वो वाहिद सेक्शन है जहां पर पहला चैप्टर तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में कॉन्सेप्ट बेस्ड पार्ट बहुत ही कम है। लेकिन उसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने खुद से रट्टा मारने की कोशिश की तो वो प्योर रट्टा होगा, लेकिन अगर टीचर ने पढ़ाया तो जिस तरीके से वो पढ़ाएगा उससे रट्टा लगाना, जहन में रखना आसान हो जाएगा। इसलिए यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो कॉन्सेप्ट की तो उतनी नहीं है, कॉन्सेप्ट इजी है इस चैप्टर, इस पूरे सेक्शन का, लेकिन टीचर के वे में आप जब उसको पढ़ेंगे तो रट्टा लगाना आसान हो जाएगा। इसलिए यहां पर आपको थोड़ी लर्निंग में मेहनत करनी
पड़ेगी। अक्सर बच्चे क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़कर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर उनको कॉन्सेप्चुअली याद रखने का वो एक आदत हो जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ बातें आपको याद करनी होंगी, कलर्स हैं, रिएक्शंस हैं, प्रोडक्ट के बारे में कोई खास फीचर है वो याद करना होगा। अब जब आप वो याद नहीं करते और आप समझते हैं कि किसी तरह कॉन्सेप्चुअली मेरे दिमाग में बैठ जाए, तो आप स्ट्रगल कर जाते हैं, और वो सेक्शन जो आप आसानी से कर सकते थे उस सेक्शन में आप पुअर स्कोर करते हैं, आपका स्कोर खराब हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक। ये पूरा सेक्शन ग्रुप 2 ग्रुप 17 ये सारा इनऑर्गेनिक चल रहा है। ऑर्गेनिक अल्लाह भला करे आपका यहां से स्टार्ट होता है, ये सारा ऑर्गेनिक शुरू हो गया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया। और ऑर्गेनिक का जो पार्ट है मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक का जो ये पार्ट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, और बहरहाल इसे बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। साथ साथ इसकी यानी वही बात है कि आपको रिवीजन की अगर जरूरत नहीं पड़ रही और जहन में रिकॉल आप अच्छे से कर पा रहे हैं, ग्रुप पर आपकी इंटरेक्शन अच्छी से हो रही है। देखो एग्जाम से पहले बच्चों को मैं बड़ा पुश करता हूँ पूरे साल, वो ग्रुप पे फिर इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन ये काम आपने डे 1 से करना है कि जब कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसकी वर्कशीट सॉल्व कर ली, तो वो ग्रुप पे डिस्कस की जाए, उस पर आप एक दूसरे को फीडबैक दें कि नहीं तुमने जो आंसर किया उसकी लॉजिक गलत है, या तुमने जो फला आंसर को टिक किया है इसकी क्या लॉजिक है। तो लॉजिक्स के ऊपर ज्यादा बात हो बजाय इसके कि आप रट्टा लगा लें कि आंसर ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक का पार्ट है। देख रहे हो बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, भरा हुआ है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर किसी ने पिछले साल ये सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, और ज्यादातर आइडियल ना वही कैंडिडेट होता है अक्टूबर नवंबर में देने के लिए जिसने पिछले साल थोड़ा बहुत पढ़ा हो। जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए इट इज गोइंग टू बी मोर टफर, क्योंकि सिलेबस की लेंथ बहुत ज्यादा है और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि हमने कम टाइम में करना है, तो जहां पर कुछ आसान टॉपिक्स आएंगे वहां पर मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, और जितने भी समझने वाले टॉपिक्स हैं वो सारे हम लाइव क्लास में भी समझेंगे। तो वी हैव टू जो है ना वर्क इन 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 अ वे के टाइम रहते हुए हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, और ना सिर्फ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आपको रेगुलर होमवर्क भी दिया जाएगा, वो रेगुलर होमवर्क हर बच्चे ने करना है, डे 1 से इसकी आदत बनानी है। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो वर्कशीट है वो करनी है। और अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों के लिए हमने ये चीज सोची है कि जो वर्कशीट अगर आपकी सॉल्व आपने नहीं की, तो अगर मुआज ने सॉल्व नहीं की है ना, तो फिर मुआज की वजह से बाकी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, और फिर वहां पर हम ये प्रैक्टिस ना मदरसे में होती थी। मदरसे में जो है ना वो होता है कि अगर 2-4 बच्चों ने सबक सही नहीं याद किया ना, तो पूरी क्लास का सबक रोक देते हैं सजा के तौर पर, ताकि वो दूसरे भी उसको लान तान करें, उसको जरा गैरत दिलाएं कि भाई क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा ना एक टीम वर्क बनाना है, और एक दूसरे के सपोर्ट करके काम करने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है कि सारे बच्चे अपना अपना इनपुट डालें। जो बच्चा इनपुट नहीं डालेगा उसके बारे में फिर खबरगिरी की जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो फिर ये इनपुट ना डालना मेरी समझ से तो बाहर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक सिलेबस का बड़ा मुख्तसर ब्रीफ है। आप देख रहे हैं कि लर्निंग आउटकम्स भरे पड़े हुए, ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। ठीक है, लेकिन सारे टॉपिक्स हम लाइव क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली, एंड वो बड़ा प्रैक्टिकल भी है क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, हम 10 महीने के सेशन में नहीं है। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैक्सिमम टॉपिक्स हम पूरा कर जाएंगे, और जो टॉपिक्स नहीं भी होंगे उनके लेक्चर्स अवेलेबल होंगे पूरे पूरे, वो लेक्चर्स आप तरीके से सुन सकते हैं, और जाहिर है वो टॉपिक्स इजी वाले टॉपिक्स होंगे जो आप लेक्चर्स के थ्रू सुन रहे होंगे। ठीक है जी, अब यहां तक किसी को कोई पहले सवाल है तो पहले पूछें, फिर मैं अब सिलेबस की तरफ चलूंगा, आई मीन पहले टॉपिक की तरफ चलूंगा जी। राबेल, मुआज, अयान एंड राहिला। सर मैंने ये पूछना था कि पेपर 3 की एग्जामिशन नहीं है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि मैंने कैम्ब्रिज की उस पे देखा था तो फिजिक्स के पेपर में तो थी। अच्छा, मुझे फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो नहीं। सर मेरा ख्याल है एग्जामिशन है, आप थोड़ा चेक कर लें। मैं यही कह रहा हूं, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों ने, मेरे नन्हे काकों, हम शुरू करने जा रहे हैं लाइट नोट से। और लाइट नोट से शुरू करने का जो मकसद है वो ये है कि हजम हो जाए। ठीक है ना, जब वो जानवर हम बेचते हैं, पालते हैं, उनको दाना जो है ना पहले हल्का खिलाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता भारी करते हैं,
ताकि वो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी पैदा करे। तो इसलिए हर साल की तरह इस साल भी हम अपने सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम अ टॉपिक जो कि काफी ज्यादा आसानी से आपकी दिमाग में बैठेगा इंशाल्लाह ताला, और टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक्स। अच्छा, ये टॉपिक की खूबसूरती क्या है कि ये टॉपिक आपने एएस में भी पढ़ा था, सॉरी ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, ठीक है। रेट्स ऑफ रिएक्शन के नाम से ये चैप्टर मौजूद है, स्पीड ऑफ रिएक्शन के नाम से, वहां भी पढ़ा है। ये एएस में भी है और ए2 में भी आएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक ए2 में भी आएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो पार्ट ओ लेवल्स में पढ़ा था उसके अलावा कुछ नया पार्ट यहाँ पर ऐड होगा, और ए2 के अंदर जब आप देखेंगे इसी चैप्टर को तो उसमें और नया पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक एक सिंगल टॉपिक है जो तीनों सालों में मौजूद है, ओ लेवल्स में भी, एएस में भी, ए2 में भी। तो हम इसकी शुरुआत, जो अपने सिलेबस की शुरुआत है अक्टूबर नवंबर सेशन के लिए, वो हम यहां से कर रहे हैं। अच्छा भाई, अब सबसे पहला जो सवाल इसमें आ जाता है कि भाई काइनेटिक्स है क्या। नाम तो वैसे वाजे तौर पे लिखा हुआ है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है, लेकिन अगर एक बेसिक सा सवाल पूछा जाए, अच्छा ये चैप्टर काफी छोटा है और ज्यादातर चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है वो ए2 में है, एएस में नहीं है। तो एएस के अंदर हमारे पास ज्यादातर थ्योरी और ग्राफ्स हैं जो इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर, चूंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है। कोई बोलना चाहे, राहीला से ही पूछ लूं मैं, अयान, बेटा आप इनपुट डालोगे ना। राबेल, ये नून एकेडमी पे क्लास नहीं चल रही है जहां पर खामोशी से बैठे रहना है। मेरा ना ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है जो खामोशी से बच्चे बैठे रहते हैं। तो जरा थोड़ा सा ना लाइवली ले बनाना है क्लास को जी। राबेल, मुआज, अयान, राहिला, काइनेटिक्स, गलत सलत बोलना कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बोलना शर्त है जी। सर मैं गलत बोलूंगी लेकिन बोलूंगी जरूर। सर काइनेटिक्स जो है ना, एक्चुअली ये राइज फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सही तो हो गया, बेस्ड जो है ये चैप्टर जो है वो इन्हीं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अयान, आप भी कोई अपना कमेंट दे दें, या कौन, मुआज दे दें, शाबाश। राबेल, आपकी आवाज अभी तक नहीं आई है मुझे बेटा। sir, I don't have, I have no. Same, no idea. ओ लेवल्स नहीं किया क्या तुम लोगों ने। एएस अक्टूबर नवंबर में देने जा रहे हो जी। राबेल, पास किया था सर मेरे दिमाग में फिजिक्स का काइनेमैटिक्स आ काइनेमैटिक्स नहीं लिखा है, मैंने काइनेटिक्स लिखा है डंगर जी। राबेल किधर चली गई हो, बोलो भाई। सर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हाँ, आप कहें मैं मिस राहिला वाला कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, है ना। अच्छा बहरहाल, आप अग्री तो करेंगी कि ऐसी कोई, ठीक है चलो भाई। रिएक्शन काइनेटिक्स, बिल्कुल आप कॉन्सेप्चुअली, जहां मिस ने फरमाया कि काइनेटिक जो है वो काइनेटिक एनर्जी से निकला है, और काइनेटिक एनर्जी का जो तस्करा रिएक्शन में होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन होता है, ये कॉन्सेप्ट आपने ओ लेवल में पढ़ा है। लेकिन जब हम बाय डेफिनेशन जाते हैं ना, तो रिएक्शन काइनेटिक्स, अच्छा लिखते जाना है साथ साथ, इसमें रुकना नहीं है, नोट साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है जी। रिएक्शन काइनेटिक्स, कलर कहाँ चले गए, ये रहा। क्या है भाई, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो लिखेंगे क्लास में वही नोट्स हैं, वैसे मैं प्रिंटेड नोट्स भेज दूंगा या हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो लिखते जा रहे हैं वही नोट्स हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि साथ प्रिंटेड भी ले लीजिएगा टैली करने के लिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of speed of reaction and factors affecting स्पीड ऑफ रिएक्शन। और स्पीड जो है, जाहिर है, अगर आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी ही वो एनर्जी है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो केमिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन को इसकी स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है,
स्पीड कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। तो बेसिकली दो कीवर्ड्स यहां पर आते हैं, और केमिस्ट्री में एएस के अंदर स्पीड का वर्ड मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया, वरना जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है असल में वो है रेट। रेट जो है वो ज्यादा केमिकल वर्ड है स्पीड के लिए। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो कीवर्ड्स आ गए जो रट्टा लगाते हुए आपको ध्यान में रखने कि भाई वो ब्रांच जिसमें हम रेट और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट पढ़ते हैं ये रिएक्शन काइनेटिक्स है। अब जैसे ही हमने डेफिनेशन में ये लिखा कि केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, तो अगला सवाल ठक करके आ गया, और वो क्या आया कि भाई ये रेट क्या चीज है, ये रेट क्या है, या जिसको हम स्पीड कह रहे हैं, ये साथ साथ याद करना है भाई, और नहीं समझ में आएगा तो पूछते जाना है। तो रेट या स्पीड क्या चीज है, अगला सवाल आ गया कि जब हमने ऊपर कहा है कि भाई हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे रेट, तो रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बड़ा आसान तरीका है इसको डिफाइन करने का, कोई मुश्किल नहीं है, और मैं भी आपके लिए आसान कर देता हूं। और मान लें कि एक रिएक्शन हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ए कन्वर्ट किस में हो रहा है, बी में। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बल्कि मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं और फिर आपसे कमेंट दूं, तो मुझे अपना कमेंट बताइएगा। अगर मैं ये कहूं कि जो ए है, रिएक्टेंट है, वो बहुत तेजी के साथ बी में कन्वर्ट हो रहा है, या ए बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि रिएक्शन तेज चल रहा है या स्लो? It's going Fast. fast. It is a अगर higher rate of reaction. ठीक In है, a और lesser अगर time. अगर मैं यही बात यूं कहूं कि भाई एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें बी जो है वो बहुत तेजी के साथ फॉर्म हो रहा है, तो इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं आप, स्पीड ज्यादा है कम है? ज्यादा। ज्यादा है। तो बेसिकली स्पीड को जब हम केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं ना, तो हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में से कोई एक, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है या कंज्यूम हो रहा है, यानी विद रेफरेंस टू टाइम, इसका स्केल इस्तेमाल करते हैं रेट को मेजर करने के लिए, जो ओ लेवल्स में भी आपने किया होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम। कि अमाउंट रिएक्टेंट का, और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, रेट का मतलब क्या पढ़ा था जब आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, तो क्या पढ़ी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या किया वहां, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया। जब आपने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वहां डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया। जब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ा तो क्या पढ़ा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया। तो मालूम हुआ फिजिक्स से हम सीखते आ रहे हैं कि जिस टर्म के आगे रेट लगा होता है हम उसे टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहां रिएक्शन की रेट क्या चीज होती है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अच्छा, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक ही बात है ना भाई। मैं कहूं रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तब भी वही बात है, और मैं कहूं प्रोडक्ट तेजी से फॉर्म हो रहा है तब भी वही बात है। तो दोनों में से कोई एक स्केल लेना है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। अब टाइम के बगैर तो रेट पूरा नहीं होगा। टाइम भाई, अमाउंट ज्यादा बन रही है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम में बन रही है तो कोई फायदा नहीं, इसका मतलब स्पीड कम है। तो वो गिवन टाइम में कितना बन रहा है उससे इसके मैथमेटिकल वेरिएंट को आप रेट कहते हैं। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट और स्पीड। और यही हम फॉरन मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज रेट। रेट को अगर हम मैथमेटिकली शो करें तो हम कहते हैं अगर अमाउंट को मैं एक्स से शो कर दूं, चेंज इन अमाउंट को मैं एक्स से शो कर दूं, डेल्टा एक्स, चेंज इन अमाउंट को अगर मैं डेल्टा एक्स से शो कर दूं, तो हमने क्या कहा, चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो बेसिकली रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये रेट का क्या हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? सर जी बेटा, जी सर बेटा। Yeah. व्हाइट बोर्ड लैग हो रहे, दिख नहीं रहा कि क्या लिख रहे हैं। व्हाइट बोर्ड लैग हो रहा है, सबके पास लैग हो रहा है क्या? दिख नहीं रहा क्या? स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट रुको, नहीं सर, आ रही है स्क्रीन नजर। एक मिनट रुक जाओ, मैं इंटरनेट कनेक्शन, अभी भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा रीशेयर कर लेता हूँ।
अब आया? अब आ रहा है भाई? लोड हो रहा है, लोड हो रहा है अभी। लोड हो रहा है, अच्छा। जी राबेल, नजर आ रहा है बोर्ड या नहीं आ रहा है? नहीं सर, लोड हो रहा है। सर आ गया। आ गया बेटा। बच्चा यहां तक याद हुआ? काइनेटिक्स क्या है? दो कीवर्ड है राबेल, क्या दो कीवर्ड है? रेट और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। फिर रेट खुद क्या चीज है? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम पर जब उसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हमें स्पीड का बताता है, रेट का बताता है। एंड उसी को मैथमेटिकली भी लिखा है, उसी को थ्योरेटिकली भी लिखा है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। और डब्बे में क्या लिखा हमने कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो? यस सर। जी मिस राहिला। हाँ चली गई जी। अयान यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब चलते हैं जरा थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मेरे बच्चे, अभी जो मैंने रेट की रिप्रेजेंटेशन लिखी थी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। वो था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना? यही लिखा था मैंने। अब यहां से थोड़ी सी बातें कुछ इंपॉर्टेंट वाली हैं वो बता देता हूं। ये तो हो गई हमारी रेट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे बच्चों, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, रेट के यूनिट की बात करें, तो यूनिट कैसा निकलेगा? तो बड़ा आसान है मेरे बच्चे। अमाउंट जो है ना, ये हम केमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब, यानी कॉन्सेंट्रेशन। अमाउंट जो कैलकुलेट की जाती है वो इन टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब की जाती है, जो आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और टाइम जो होता है वो सेकंड्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप इसी फॉर्मूले को मजीद सॉल्व कर लें तो रेट का यूनिट बन जाएगा आसानी से। क्या यूनिट बनेगा रेट का भाई? यहां पर आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, और डिवाइड time. किससे हो रहा है? ये सेकंड से। ये डिवाइड इसलिए लगा रहा हूं ताकि अक्सर बच्चों को डबल फ्रैक्शन में मसला हो जाता है। अब जब आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह। तो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड, और अगर इसको स्टैंडर्डाइज करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि मोल डीएम -3 और सेकंड इनवर्स। ये किसका यूनिट हुआ? रेट का। और कहां से आया? बाबा जिब्राइल बता के नहीं गए, हमने कैलकुलेट करके निकाला। और कैसे निकाला? कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें भाई। हमें पता है कि रेट क्या चीज है? अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम है ना। अबे हाँ ना तो बोलो, मर गए क्या? यस सर। जी सर, जी Yes. सर। अमाउंट डिवाइड बाय, और अमाउंट हमने बताया कि इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेजर की जाती है। और इसकी रॉकेट साइंस ओ लेवल में पढ़ाई जाती है कि भाई क्यों कॉन्सेंट्रेशन का। मैं मुख्तसर बता देता हूं कि देखो, अमाउंट वैसे तो डायरेक्ट मोल में भी निकाल सकते हैं, अमाउंट वैसे तो वॉल्यूम भी की टर्म में भी निकाल सकते हैं, मास की टर्म में भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं भाई। मोल जो है वो मास के थ्रू निकाला आपने, और वॉल्यूम भी ऐड हो गया। तो अमाउंट का सबसे जो एग्जैक्ट मेजर होता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। कि आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म के थ्रू जब अमाउंट निकालते हैं तो सबसे एग्जैक्ट होती है। इसीलिए केमिकल रिएक्शंस के अंदर अमाउंट निकालने के लिए, हालांकि मास का इस्तेमाल भी हो सकता है डायरेक्ट, हालांकि हम वॉल्यूम भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमें डेटा में कहा जाएगा, न्यूमेरिकल में कहा जाएगा, तो हमेशा हम कॉन्सेंट्रेशन तक क्यों आते हैं? क्योंकि देखो, मैं ऐसी एग्जांपल बता दूं कि मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि मेरे पास 2 ग्राम नमक है, या चलो 2 ग्राम बहुत कम हो गया, 2 किलो नमक है। 2 किलो नमक है। अब तुम कह रहे हो सर ये 2 किलो नमक तो बहुत ज्यादा है। और शायद दूसरी एग्जांपल में कहूं कि मेरे पास 200 किलो नमक है। अब कहें सर ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो अब सिर्फ मास से हमें अंदाजा हुआ कि भाई 200 किलो मास बहुत ज्यादा है और 2 किलो मास कम है। लेकिन अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं यूं कहूं कि 2 किलो नमक जो है वो 2 लीटर पानी में है, और जो 200 किलो नमक है वो 4000 लीटर पानी में है। तो अब अगर आप समझदार हैं, आप में जरा सा भी सेंस मौजूद है, कॉमन सेंस, तो आप समझ जाएंगे कि 4000 लीटर के लिहाज से 200 किलो नमक कम है, और 2 किलो नमक जो है वो 2 लीटर पानी में था, वो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा होगा, इफेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। हाँ या ना? यस सर। Yes. ठीक है ना? तो मालूम हुआ कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम बता देते हैं, तो उससे आपका जो डिसीजन है वो हमेशा एग्जैक्ट होता है। इसीलिए रेट कैलकुलेशन में जो डेल्टा एक्स है, अमाउंट है असल में, उस अमाउंट को स्टैंडर्डाइज किया गया है कि भाई आप उसे कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लें।
कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लेने का फायदा है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर मैं बता दूं, नोट कर लो, मास की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम की फॉर्म में भी ले सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर लिया भी जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम हसनैन। बर्बरी वाली जोड़ी के फाइनल अगर कोई सीरियस बायर है तो 1,40,000। गोल सिंग वाला या दूसरा वाला? गोल सिंग वाला या दूसरा वाला? उसके 65,000, 65,000। लेकिन बोल बता, जो भी उनको बता दो, अब ज्यादा निगोशिएशन नहीं होगी भाई, चारा वारा बहुत महंगा हो गया है अब ये। नहीं, अगर जोड़ी ले रहा है उसकी बर्बरी की और सीरियस बायर है तो बोलो कि भाई 1,40 हो जाएंगे, और अगर कोई तुम्हारा जानने वाला है तो मैक्सिमम 2-4 हजार का डिस्काउंट बोलो भाई ये दे। हम्म। अरे मेरे भाई तुम इतना तुम मुझे पिक्चर भेजो, मैं थोड़ी देर में रिप्लाई कर देता हूँ। अभी बोलो कि थोड़ी देर में बताता हूँ, वो बस जोड़ी के बता दो उसको कि भाई 1.5 लाख मांग रहे हैं, अगर आपने सीरियस ले रहे हैं तो 1,40 से कम नहीं होगा, ठीक है? और बोलो 1,40 में पहुंचा कर दे देंगे आप, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, सॉरी भाई, बैक टू द डिस्कशन। हाँ जी, हम क्या बात कर रहे थे? यूनिट की। तो भाई यूनिट समझ में आ गई कि रेट का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, राहिला, राबेल, अयान, मुआज, वो क्या है? अमाउंट डिवाइड बाय टाइम। और अमाउंट को किस टर्म में लेना है? कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लेना है। लेकिन एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल में मैं बताता चलूं कि ऐसा अगर डेटा आ जाता है कि जहां पर वॉल्यूम है ही नहीं, सिर्फ मास ही मास है, तो फिर आप मास की फॉर्म में ले सकते हैं, कैलकुलेशन उससे भी हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि आप कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लें। एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि कॉन्सेंट्रेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ द अमाउंट, बिकॉज वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से आती है, उससे इफेक्ट सही पता चलता है। दूसरी चीज जो आपको जबानी याद होनी चाहिए वो उसका यूनिट है। वैसे तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया अभी यूनिट, लेकिन आपको यूनिट वैसी याद होना चाहिए कि भाई चूंकि अमाउंट डिवाइड बाय टाइम है तो मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इसका यूनिट बनेगा। मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इसका यूनिट बनेगा, क्योंकि ये यूनिट डायरेक्टली भी आपसे पूछा जाएगा और कहीं पर डायरेक्टली यूज भी करना हो सकता है, इसलिए याद हो तो अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। ओके। अब मुझे एक और जवाब दे दो, ये बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब मुझे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूं जो इसी से रिलेट कर रहा है। वो ये है मेरे भाइयों, अगर मान लो कि मैं कहता हूं रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो अब अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि रिएक्टेंट का कंज्यूम होना या प्रोडक्ट का बनना, ठीक है ना? दोनों के ऊपर बात की थी और करके। लेकिन अगर मैं तुमसे बिल्कुल लिटरल सेंस में पूछूं तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट का बनना असल में रिएक्टेंट के कंज्यूम होने पर डिपेंड करता है या प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा होता है? रिएक्टेंट। क्या ये सारे एग्री करोगे इससे या नहीं कि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन जरूर कर रहे थे, लेकिन भाई प्रोडक्ट तो उसी वक्त बनेगा ना जब रिएक्टेंट कंज्यूम हो। हाँ भाई राबेल, यस मौज। सर। तो मालूम हुआ कि असल में प्रोडक्ट के बनने पर जो हम बात कर रहे थे वो डेफिनेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल सेंस में जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें प्रोडक्ट का बनना भी रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए जब हम इसकी फर्दर इक्वेशंस बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि रेट असल में किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर। क्या ख्याल है भाई? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस सर। जी सर। Yes. ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूं तो आप जानते हैं वहां इज इक्वल टू और कांस्टेंट आ जाएगा, और ये इसको मैं अगर जनरलाइज कर दूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिएक्टेंट, और यहां जो कांस्टेंट है जब मैं इसको सिंबलाइज करता हूं तो यहां पर हम कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब के से रिप्रेजेंट कर दिया तो इस के को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। और ये क्या है? ये रेट है, आपको अच्छे से मालूम है ऑलरेडी। तो ये जो चीज बनी बेटा, इसे कहा जाता है रेट इक्वेशन। ये जो चीज हमने फॉर्म की, क्या कहा जाएगा इसे? रेट इक्वेशन। और आप मुझे जरा अंधे अगर नहीं है तो देख के बताइएगा कि रेट इक्वेशन के कितने हिस्से हुए? एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, और एक हिस्सा ये हुआ, हाँ या ना?
यस सर। तो रेट इक्वेशन तीन चीजों पे कंसिस्ट करती है, रेट पर, रेट कांस्टेंट पर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। इज दैट क्लियर? आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट एंड हैव यू ऑल नोटेड दीज थिंग्स डाउन? Yes, sir. यस सर। जी मिस राहिला शकील फातिमा, ओ सॉरी मिस राहिला शकील, फातिमा वो राबेल सर, मैं फातिमा। सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि रिएक्टेंट ही हम हमेशा लिखेंगे, ऑलवेज कंसीडर रिएक्टेंट, वी नेवर कंसीडर प्रोडक्ट। रिवर्सिबल रिएक्शंस में प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, बट नॉर्मल रिएक्शंस में ये हमेशा रिएक्टेंट जी, क्योंकि मैंने उसका ठीक है अपनी सर। रट्टा ना लगाए ना, आप समझे ना। प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट कब बनेगा? रिएक्टेंट बोल रहा है मैं कोलाइड ही नहीं कर रहा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट तेजी से बन रहा है तो वो उसी वक्त बन रहा है जब तेजी से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट का बनना राइट, असल में लेकिन रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हाँ लेकिन जो रिवर्सिबल। क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं ना, या तो आपसे फॉर एग्जांपल कोई गैस दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ गैस, उस पे आपके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो वहां पे रिएक्टेंट वहां पे देखिए कंसीडर नहीं हो रहा होता। आप समझे नहीं, बिल्कुल समटाइम मास मैं ऑफ रिएक्टेंट आ जाता है। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ तो अभी हम ये बात की, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि जब यहाँ रेट निकालना होता है ये वाले फॉर्मूले पर, तो अभी तो हम बात करके आए कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोनों डाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यस, कंज्यूम या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन रेट इक्वेशन जो है ना, वो रेट इक्वेशन क्या है? ये वो रिलेशन है जो असल में बता रही है कि रेट किस पे डिपेंडेंट है। तो रेट की असल डिपेंडेंसी जो है वो रिएक्टेंट पर है। तो जब रेट इक्वेशन आप लगाने जाएंगे वहां प्रोडक्ट नहीं आएगा, वहां हमेशा रिएक्टेंट आएगा। हाँ, अगर आप रेट अमाउंट ओवर टाइम से निकाल रहे हैं तो वहां पर प्रोडक्ट कितने टाइम में बना उससे भी रेट का अंदाजा हो जाएगा, या रिएक्टेंट कितने टाइम में कंज्यूम हुआ उससे भी अंदाजा हो जाएगा। तो ओ लेवल्स में आप ये वाला करते थे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको रिएक्टेंट के मास का चेंज दिया हुआ है तो वो भी टाइम से डिवाइड करके रेट निकाल सकते हो, और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो फॉर्म हो रहा है वो दिया हुआ होता था, उसे टाइम से डिवाइड करके भी रेट निकाल सकते हैं। लेकिन रेट इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा। रेट इक्वेशन आपको बेसिकली मैथमेटिकली रिलेशन बता रही है कि प्रोडक्ट का बनना भी असल में रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, और रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में यही तीन चीजें आती हैं, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट इक्वेशन समझ में आती है यहां तक? जी सर। भाई सबको क्लियर है? सर मैं स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड, सर स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड। वजह क्या कंफ्यूजन है? देखिए सर, मैं ये मेन जो है ना वो इक्वेशन है जिसमें सिर्फ आपने रिएक्टेंट जो है ना यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है जी। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत सारे कि जहाँ पे वो जो है वो प्रोडक्ट की जो है ना वो दिया हुआ होता है वैल्यू, रिएक्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई होती है। तो उस सूरत में क्या कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव है? क्योंकि यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट लिखा है, तो कैन बी टेक द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट? नहीं, मैं आपके कंफ्यूजन के तो जवाब दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप देखें, अब मिसाल के तौर पे आपने जो सवाल पूछा उस सवाल में आखिर में फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, मान लें कि रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट निकालना है। इसका मतलब है आप रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट यहाँ तो नहीं आ रहा ना, यहाँ आ रहा है क्या रेट कांस्टेंट? क्या इस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट है? नहीं है। तो जब रेट कांस्टेंट सिर्फ किस इक्वेशन में आ रहा है बच्चों? रेट कांस्टेंट आ रहा है सिर्फ और सिर्फ रेट इक्वेशन के अंदर। तो रेट इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो उसमें रिएक्टेंट ही आपको चाहिए, प्रोडक्ट से नहीं होगा। और लॉजिकली भी मैंने आपको समझाया कि हम ओ लेवल्स में ये गेम चला रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस आप बता रही हैं ओ लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, और अगर ए लेवल में भी आता है तो बस वो इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए आता है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें जो एक्स है, ये एक्स लिखा है ना, यहाँ रिएक्टेंट लिखा है ना प्रोडक्ट लिखा है, तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि विद रेफरेंस टू टाइम निकाल रहे हैं आप। लेकिन जब आप रेट इक्वेशन अप्लाई करने जाएंगे तो रेट इक्वेशन में सिर्फ रिएक्टेंट ही आता है, प्रोडक्ट नहीं आता। और कॉन्सेप्चुअली इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैंने ऊपर से यहां से ड्राइव किया ना कि भाई बी का बनना बी पे डिपेंड ही नहीं करता, बी का बनना तो ए पे डिपेंड करता है। ठीक है, राइट राइट, ठीक हो गया, आगे चलो। ठीक है सर। अब इसी को मैं अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। सवाल आते हैं एग्जाम के, सारे ए लेवल्स के सवाल अभी कराने लगा हूँ। अब ये सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पर इक्वेशन दी हुई होती है 2SO2 + O2 गिव्स SO3। ठीक है, अब आपसे कहता है भाई इसकी रेट इक्वेशन बनाएं और उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालें। अब ये सीखना है भाई, ठीक है ना। ये 2-2 नंबर के सवाल हैं, ए लेवल में मुफ्त के सवाल हैं, ए लेवल्स में मुफ्त के मार्क्स हैं। अगर ये नहीं ले पा रहे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा उसने कहा कि भाई रेट इक्वेशन बनाइए, इसकी इस इक्वेशन की रेट इक्वेशन बनाइए और इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालिए। रेट कांस्टेंट क्या था अयान? के। ठीक हो गया, के का यूनिट निकालने को गए। तो आए सबसे पहले रेट इक्वेशन बना लेते हैं।
तो रेट इक्वेशन कैसे बनेगी? रेट इज इक्वल टू, फिर क्या आता है? रेट कांस्टेंट, और फिर क्या आ जाते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? reactant SO2 है, प्लस नहीं लगाना दरमियान में, and और O2 है। SO2 है right. और O2 है, प्लस क्यों नहीं आ रहा? अगर देखो मैं रेट इक्वेशन में अलग अलग रिलेशन बनाता, मैं कहता रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SO2 एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2, तो जब मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करता तो मैथमेटिकली प्लस तो नहीं आता ना इनके दरमियान, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आता। तो अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, दरमियान में प्लस नहीं लगाना है बेटा। अच्छा, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों, ये पावर में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी ना होने का मतलब है 1 है। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये कहाँ आ गए? पावर में। तो ये तो बन गई रेट इक्वेशन। क्या ये वाली बात समझ में आई? इस ऊपर वाली इक्वेशन जी। से रेट इक्वेशन कैसे बनाई है भाई? मुआज, राबेल और क्या नाम है, अयान? जी सर, रेट इज इक्वल टू के और फिर SO2 एंड O2 बीच में प्लस का साइन नहीं लगाते एंड द मोल्स आर द पावर। ठीक है, चलो अब निकालना है यूनिट। अब यूनिट कैसे निकालें? बहुत आसान है मेरे बच्चे। रेट का यूनिट क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रेट का यूनिट क्या होता है? फिक्स रहता है। क्या यूनिट? मोल mole per per decimeter cube cube per second. सेकेंड। ठीक है, के का यूनिट हमने निकालना है। अच्छा जी, के का यूनिट हमने निकालना है, और उसके बाद जनाब अली यहाँ पर क्या है? SO2 है, और ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है ना। रिएक्टेंट की क्या थी है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा? मोल पर डीएम क्यूब। Decimeter cube. अब मोल पर डीएम क्यूब का यहाँ स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? मोल पर डीएम क्यूब। ये बात समझ में आई कैसे रखा मैंने? 2 नंबर की का सवाल होता है, वर्किंग भी शो करनी होती है। ये मैंने कैसे पुट किया? राबेल, बात समझ में आई? जी सर। अब मेरे बच्चे बहुत आसान है, देखो एक ट्रिक देखो, बात समझ में खुद एक दफा में आ जाएगी। देखो ये पूरा 1 मोल पर डीएम क्यूब है, और ये 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या ये बात समझ में आई? मैथ्स Yes. आती है? Hmm. जब ये कैंसिल हो गए तो इधर क्या बचा? 1/2 बच गया। इधर क्या बच गया? के बच गया। इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर और DM6। मालूम है ना, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये 3 to the 6 हो जाएगा, और ये 1 to the 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? अब चूंकि हमें के का यूनिट निकालना था, तो क्या हो जाएगा भाई? इस डीएम को उधर ले जाएंगे, तो के का यूनिट क्या बचेगा? बनेगा बच्चों DM6 सेकेंड और मोल स्क्वायर। यस और नो? Yes. और फाइनली Yes. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा बेटा, तो क्या बनेगा? DM6 मोल -2 सेकेंड -1। यस और नो? यस कोई मसला इसमें? सर, नहीं। रिएक्टेंट रखते हुए आपने सेकंड क्यों नहीं लिखा? बेटा रिएक्टेंट की तो कॉन्सेंट्रेशन रखी है ना बेटा हमने। रेट का यूनिट था मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। देखो पिछली स्लाइड में हम सॉल्व करके आए ना, रेट का यूनिट। रेट का यूनिट था ना मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो मोल पर डीएम क्यूब होता है। ओके जी, कोई सवाल आ रहा है दरमियान से? बोले। कोई सवाल है किसी का? नो सर। नहीं नहीं. सर। All is clear. अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल देख लें। अब मैं कहता हूं कि भाई एक रिएक्शन हो रहा है, 2A + 3B + 2C + 4D gives 5C + 6E। ठीक है, जानबूझ के मैंने इसको बड़ा कर दिया समझाने के लिए कि घबराना नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अब इसका भी कहता है रेट इक्वेशन बनाए और यूनिट निकाले, कोई मसला ही नहीं है। भाई बताओ रेट इक्वेशन क्या बनेगी? रेट इज इक्वल टू के, फिर ए आ जाएगा, ए की पावर स्क्वायर, बी की पावर बोलते जाओ 3, सी की पावर 2 और डी की पावर 4। यस और नो? 4. Yes. Yes. अब यूनिट निकालना है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। Per second. यहाँ पर आ गया के, ये आ गया मोल पर Per डीएम decimeter क्यूब। cube. पावर कितनी है इसकी? 2। ये आ गया मोल पर डीएम क्यूब। पावर कितनी है इसकी? 3। ये आ गया मोल पर डीएम क्यूब। पावर कितनी है इसकी? 2। ये आ गया मोल पर डीएम क्यूब। पावर कितनी है इसकी? 4। सारे मोल पर डीएम क्यूब आ गए। अब जहन में रखो, अगर तुम थोड़े से स्मार्ट हो ना, बात तुम समझ जाओगे। देखो तुम हमेशा गौर करो, हमेशा यही होगा, और तुम्हें यहां नजर भी आ जाएगा कि राइट साइड पर एक ही मोल पर डीएम क्यूब होता है, रेट वाला। यस और नो? तो इसका मतलब है, सॉरी, लेफ्ट साइड पर एक ही मोल पर डीएम क्यूब होता है, रेट वाला। हाँ या ना?
Yes. और बाकी जितने भी मोल पर डीएम क्यूब होते हैं वो राइट साइड पर होते हैं। तो कैंसिलेशन हम मैक्सिमम कितने मोल पर डीएम क्यूब की कर सकते हैं? 1 मोल पर डीएम क्यूब की। यस और नो? Yes. Yes, sir. क्या ये बात रिलेट करते हो? राबेल, Yes, बात sir. समझ में आई? देखो एक बार फिर समझा दूं। देखो ये मोल पर डीएम क्यूब सेकंड था। अब यहां पर ऐसा करो, सारे मोल पर डीएम क्यूब को अगर हम ऐड कर लें, 2 ये हैं, 3 ये हैं, 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये कितने मोल बने? मोल पर डीएम क्यूब टोटल कितने बन गए? 11 बन गए। यस और नो? भाई बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, हाँ या ना? Yes, sir. अब यहाँ Yes, sir. 1 मोल पर डीएम क्यूब है और तो यहाँ पर 11 है, तो 1 मोल पर डीएम क्यूब यहाँ 1 के साथ कट जाएगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 10. 10 बचेंगे, हाँ या ना? अब Yes, जब sir. 10 बचेंगे तो उसकी पावर को सॉल्व किया जा सकता है, आंसर आ जाएगा। क्या बनेगा भाई? यहाँ पर 1/2 अगर मैं यही छोड़ दूं, के ले लें, यहाँ पर आ जाएगा, मोल की पावर कितनी आ जाएगी? 10, और डीएम की पावर कितनी आ जाएगी 10. बेटा? 10 30. 30। अब इसको आप शिफ्ट कर लें तो क्या बनेगा यूनिट फाइनली? अगर सब सॉल्व करके लिखें तो क्या बनेगा बच्चे? डीएम 30 मोल -10 और सेकेंड इनवर्स, हाँ या ना? Yes, sir. भाई मैथ्स है, समझ में नहीं आ रही तो बोलो। समझ में आई है कैसे, क्या किया हमने, कैसे किया? Yes, sir. सर मुझे ये वाला स्टेप याद है, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। ये वाला ना जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DM 30 मोल माइनस डीएम 30 उधर चला गया ना, ऊपर चला गया, ये मोल 10 नीचे आ जाएगा। राइट। ठीक है, अब नीचे आ Right. गया तो नीचे वालों को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें माइनस आ जाएगा, सेकंड के साथ भी और उसके साथ। राइट, ठीक तो है। आप समझे? अच्छा, इसमें ट्रिक समझे। अब अगर आप मेरी बात समझे है ना, तो आप अगले वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट बताने की कोशिश करेंगे, जो मैं चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट बता सकें, और जो बच्चा समझेगा वही डायरेक्ट बता सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब रेट की इक्वेशन क्या बनती? K N2 और H2 की पावर 3। यस और नो? यस। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 मोल पर डीएम क्यूब आएगा। यस और नो अयान? Yes, sir. और यहां Yes, sir. जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितने मोल पर डीएम क्यूब बन रहे हैं? टोटल बताओ One कितने बन बन रहे हैं? रहे। टोटल 4. टोटल 4 बन रहे हैं, और हमें मालूम है कि 1 कैंसिल हो जाता है, हाँ या ना? यस। तो जब 1 कैंसिल हो जाता है इसका मतलब है यहाँ कितने बचेंगे? जब 1 कैंसिल हो गया 4 में से, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 3. 3 बचेंगे। 339। जब 3 बचे तो सारा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा DM9 मोल -3 सेकेंड इनवर्स। यस और नो? Yes. यस। भाई देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, अगर एमसीक्यू में आ जाए। राबेल देखो, यहाँ पर 3 और 1 4 है, टोटल 4 मोल है। आपने कहा यार रिएक्टेंट में 4 मोल पर डीएम क्यूब बचेंगे, 1 कैंसिल हो जाएगा। जब 1 कैंसिल हो जाएगा तो 3 रह जाएंगे। तो आपने डायरेक्ट जब मोल पर डीएम क्यूब पे 3 की पावर लगा के सॉल्व करेंगे तो DM9 आ जाएगा मोल -3, और सेकंड तो हमेशा -1 ही है। आप देखें हर यूनिट के साथ सेकंड -1 है, हर यूनिट के साथ देखें सेकंड -1 मौजूद है। तो असल में गेम Yes. किसकी चल रही है? डीएम और मोल की। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं आए तो सॉल्व कर लें। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कुछ समझ में आ गई राहिला? यस सर, वेल डन। चलें, अब दो तीन दे रहा हूं, आप लोग करें, उसके निकालें जल्दी जल्दी, शाबाश। पहले का आ गया? जी सर. जी सर. क्या आया पहले का बेटा? Mole Yes, cube DM -9 S -1. क्या आ जाएगा? शाबाश। डेसीमीटर क्यूब मोल -2
ये आ रहा है पहले सेकंड का? माइनस। Yes, sir. जी सर। दूसरे का? ये यूनिट आ रहे हैं, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। जी राबेल, किया बेटा आपने? सर अभी कर रही हूँ सर। आपसे हो रहा है या मुश्किल लग रहा है? हो जोर रहा से है, बोलो। हो रहा है। जी राहिला? जी सर मैं कर रही हूँ। जी सर आंसर तो यही आ रहे हैं, 2 के आंसर तो यही हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी, एक मिनट अजान हो जाए फिर मैं... जी क्या कह रही थी जुबैदा? ओह सॉरी, राहिला। फिर क्या जुबैदा नाम रख दिया आपने मेरा? सॉरी। कल आप रशीदा कह रहे होंगे, जी परसों हो गए, फतीदा कह रहे होंगे, हो गए सर। फिर आगे जो है ना अल्लाह दित्ता कह रहे होंगे। आपकी अच्छा आवाज बहुत हल्की क्या हो गई जी। अयान? सर आवाज ये अजान हो रही थी तो मैंने बंद किया था। अच्छा अच्छा। जी राबेल, हुए बेटा सारे और हाँ आंसर सही आ रहे हैं? यस सर, हो गया। सर आंसर ठीक आ रहे हैं। अच्छा। जी मुआज? जी सर। ठीक है, अगर ये बात तुम लोगों को समझ में आई कि जितने टोटल मोल्स होते हैं उनमें से एक कम हो जाता है, जैसे यहाँ 4 थे तो एक कट जाएगा, जब सोल्यूशन करेंगे तो 3 रह जाएंगे, तो 3 पर क्या पावर बनेगी? डीएम पे 9 हो जाएगा, मोल -3 सेकंड -1 ही रहता है सब में। ठीक है, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो देखो बगैर सॉल्व किए भी लिख सकते हो। तो अच्छा, ये हुआ इस चैप्टर का पहला पहला हिसाब किताब इंट्रोडक्टरी, कि जहां पर आज हमने सीखा कि भाई रेट क्या होता है और रेट को मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं, रेट का यूनिट क्या होता है, और इसके अलावा फिर रेट को की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और रेट के इक्वेशन से रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आज की आपकी जो है बेसिक लर्निंग्स थी। अच्छा, आपकी जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस केमिस्ट्री की बता रहा हूँ, आपकी जो क्लासेस हैं ये क्लासेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, मंडे वेंसडे और फ्राइडे को होंगी, 3 क्लासेस होंगी, मंडे वेंसडे और फ्राइडे को। आज ये पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, लेकिन बहरहाल हमने चैप्टर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर लिया है, और चैप्टर का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने पूरा कर लिया है, जो है रेट इक्वेशन और रेट इक्वेशन के यूनिट्स का।